हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्य लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2019 के शिक्षा शास्त्र विषय के हल प्रश्न पत्र के दूसरे पार्ट के हल प्रश्न पत्र के साथ मैं उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने 50 प्रश्नों के बारे में यहाँ पे बात की थी। आज हम 50 से लेकर के और अंतिम 120 प्रश्नों तक, कहने का मतलब टोटल पेपर 120 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें कि 50 प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी इससे पहले वाले वीडियो में। आज के वीडियो में हम उससे आगे के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके आंसर्स के बारे में, उनकी व्याख्या करके हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम अपनी वीडियो पे आते हैं और प्रश्न संख्या 51 से आगे आपको उस बारे में बताते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा में लोकतांत्रिक भावना की धारणा को मजबूत करता है? तो इसमें लोकतांत्रिक भावना की धारणा को वेदांत दर्शन मजबूत करता है। ठीक है, वेदांत दर्शन, जैसा कि कहा गया है कि वेदांत दर्शन जो है शिक्षा में लोकतांत्रिक भावना की धारणा को मजबूत करता है, शिक्षा में लोकतांत्रिक भावना का चरितार्थ करता है। तो वेदांत का, अगर आपको किसी भी यानी कि एजुकेशन सिस्टम में अगर आपको डेमोक्रेटिक फीलिंग्स लाना है, लोकतांत्रिक भावना का को चरितार्थ करना है, कहने का मतलब उसको स्थापित करना है, तो आपको वेदांत का सहारा लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, सामाजिक परिवर्तन से आशय सामाजिक संरचना में परिवर्तन से है। यह जो परिभाषा है, ये एक परिभाषा है, एक डेफिनेशन है, ये किसके द्वारा दी गई? तो ये परिभाषा जो है ये के डेविस के द्वारा, एक वैज्ञानिक हुए के डेविस, इनके द्वारा ये परिभाषा दी गई। और के डेविस ने ये जो परिभाषा है इसको अपनी, इनकी एक पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी, उसी में इसको बताया था इन्होंने। नेक्स्ट है, इलिच के अनुसार संस्थागत शिक्षा देन है। तो इलिच के अनुसार संस्थागत शिक्षा किसकी देन है? तो पूंजीवादी एवं औद्योगिक समाज की देन है ये संस्थागत शिक्षा जो है, यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन है। आज हम बड़े बड़े संस्थान देख रहे हैं, खुल जा रहे हैं। ठीक है, आप जैसे एक देखते हैं बड़े बड़े शहरों में, एक आजकल वो लोग अपना जो है फ्रेंचाइजीज देते हैं, जैसे जयपुरिया हो गया। ठीक है, आप देखते हैं खासकर उत्तर भारत में, देखिए सनबीम हो गया और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, सीएमएस हो गया, लखनऊ पब्लिक हो गया, ऐसे दिल्ली पब्लिक हो गया। तो इस तरीके की जो संस्थागत शिक्षा है, ये कैसा पूंजी, बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है हमारी, इसकी देन है ये। तो इलिच ने बताया था कि ये जो संस्थागत शिक्षा है ये पूंजीवादी एवं औद्योगिक समाज की देन है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन निम्न में से किसमें होने वाले परिवर्तन में निहित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समाज की संरचना, मानवीय संबंध, अभिवृत्तियाँ, आदर्श और मूल्य, या इन सभी। तो जो सामाजिक परिवर्तन है ये इन सब में जो परिवर्तन होता है, यानी कि समाज में निहित सभी चीज़ों में जब परिवर्तन होगा तभी तो सामाजिक परिवर्तन कहा जाएगा। तो यानी कि जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो संस्कृति है, चाहे वो भाषा है, चाहे वो मानवीय संबंध हैं, या हमारे जो आदर्श हैं वो समय के साथ बदलते रहते हैं। ठीक है, समाज की संरचना है, इन सब में जो चेंज आता है, ठीक है, जो परिवर्तन आता है, वही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। अगला है, औसत मंद बुद्धि बच्चों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? ठीक है, तो औसत मंद बुद्धि जो है वो 35 से 50 के बीच का जो आईक्यू होता है वो औसत मंद बुद्धि माना जाता है। एक यहाँ पे आपको चार्ट दिया गया है, एक ग्राफ चार्ट दिखाया गया है, जिसमें दिखाया गया है पहले आपको कि अल्प मानसिक मंदता कितने कहते हैं? 50 से 70 का आईक्यू जो है वहाँ पे, यानी कि मानसिक मंदता तो है लेकिन अल्प है, यानी कि थोड़ी थोड़ी बहुत मानसिक मंदता है। इसके लक्षण बताए गए हैं कि हम उम्र बच्चों की तुलना में धीमी गति से सीखना, दक्षता उपलब्धि के आकलन के क्रम में पहचान होना। ठीक है, दूसरा बताया इस चार्ट में मध्यम मानसिक मंदता, तो वो 35 से 50 के बीच में। तो उसके क्या लक्षण है? सुस्त रहना, देर से चलना फिरना व उठना बैठना। अगला है इसमें थर्ड बताया गया कि गंभीर मानसिक मंदता, अगर आईक्यू लेवल 20 से 35 के बीच का है तो उसको हम गंभीर मानसिक मंदता मानेंगे। इसमें इसके क्या लक्षण है कि दैनिक जीवन की गतिविधियों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर करना। ठीक है, खुद से अपने डेली रूटीन के कार्य ना कर पाना। ये इस प्रकार के अगर बच्चे हैं तो वो गंभीर रूप से मानसिक मंद हैं।
अगला है चौथा, इन्होंने बताया कि अति गंभीर मानसिक मंदता, ये 20 से कम, जिनका आईक्यू 20 से कम है तो उनके लक्षण क्या हैं? दैनिक कार्यों को पूरा करने में भी सहायता की ज़रूरत, उनको वॉशरूम जाने के लिए और मतलब तमाम तरीके के कार्य करने के लिए, जो भी डेली रूटीन के काम होते हैं, उनको खाना खिलाना है, ठीक है, और तमाम चीज़ें हैं, यानी कि बिना किसी सहारे के वो कोई कार्य नहीं कर सकते। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों सही, 3 ऑप्शन दिए गए हैं और चौथा था ये सभी, तो ये तीनों सही हैं इसमें। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्य कार्य है अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना, अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की मान्यता समाप्त करना, अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए मानक और मानदंड निर्धारित करना। ये सारे काम जो हैं ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा किए जाते हैं। और भी बहुत सारे काम हैं, जितना इसमें दिया गया है, फिलहाल आपको व्याख्या में और सारे काम दिए गए हैं, उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहले माध्यमिक स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये जो स्थापना है वो 1889 में हुई थी। भारत में पहले माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जो है वो 1889 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो रूसो जैसा कि आप जानते हैं कि रूसो जो था वो प्रकृतिवादी था, ठीक है। बाकी जो आपको ये प्लेटो, कांट, सुकरात, ये सारे जो हैं ये आइडियली विचारधारा से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कि आदर्शवादी विचारक थे। नेक्स्ट है, किसने कहा शिक्षा में मानववाद मनुष्य की महान उपलब्धियों तथा विचारों का अध्ययन है? तो ये परिभाषा जो है वो H.G. गुड महोदय के द्वारा दी गई कि शिक्षा में मानववाद जो है मनुष्य की महान उपलब्धियों या विचारों का अध्ययन है। नेक्स्ट है, रिलीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिलीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन में बाधक कारक। तो सामाजिक परिवर्तन में जैसे कि इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, संकीर्ण निष्ठाएं, निहित स्वार्थ, सांस्कृतिक जड़ता, तो ये सभी बाधक हैं। ये सारी चीज़ें जो जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं ये सारे जो है सामाजिक परिवर्तन में ये बाधक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिगिज के शिक्षण स्तरों की संख्या है। तो बिगिज महोदय के, उनको बिग्गी भी कहते हैं, इनके शिक्षण स्तरों की संख्या जो है वो 3 है, ठीक है। पहला है स्मृति स्तर, दूसरा है बोध स्तर और तीसरा है चिंतन अथवा मनन स्तर। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ था। तो प्रथम रेडियो स्टेशन भारत में जो है वो बम्बई में स्थापित हुआ था। आज का मुंबई जो है पहले बम्बई हुआ करता था, वहीं स्थापित किया गया था पहला। तो 23 जुलाई 1927 को भारत में रेडियो का पहला प्रसारण मुंबई से हुआ था। सन 1895 में मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। आधुनिक युग में मौखिक संचार का एक श्रव्य साधन रेडियो है जो शैक्षिक जगत से जुड़ा हुआ है। अब तो खैर मोबाइल, टेलीविज़न, संचार ने इतना अपने आप का इतना प्रसार कर लिया है कि रेडियो कहीं छिप सा गया है, ठीक है। पहले की व्यवस्था में रेडियो हुआ करता था हम लोगों के बचपन में। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा परीक्षण बुद्धि परीक्षण नहीं है? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है ये एक व्यक्तित्व परीक्षण है, ना कि बुद्धि परीक्षण है। बाकी आर्मी बीटा, वेस्लर वेलबी, ये शिकागो अवाचिक, ये सारी चीज़ें, ये सारे बुद्धि परीक्षण है। जबकि TAT थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जिसे कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये एक व्यक्तित्व परीक्षण है। नेक्स्ट है, नीचे शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं। नेक्स्ट है, नीचे शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं, गलत को छांटिए। तो इसमें आपका ऑप्शन है व्यवहार तकनीकी, अनुदेशनात्मक तकनीकी, मनोवैज्ञानिक तकनीकी, शिक्षण तकनीकी। तो इसमें मनोवैज्ञानिक तकनीकी जो है वो शैक्षिक तकनीकी नहीं है, सॉरी, मनोवैज्ञानिक तकनीकी जो है वो इससे भिन्न है, ठीक है, इसमें नहीं आता है। हाँ, सही है ये कि मनोवैज्ञानिक तकनीकी एक शैक्षिक तकनीकी नहीं है, जबकि व्यवहार तकनीकी, अनुदेशनात्मक तकनीक और शिक्षण तकनीकी, ये सब जो हैं ये शैक्षिक तकनीकी के प्रकार हैं। नेक्स्ट, नीचे कुछ तथ्य किशोरावस्था की विशेषताओं से संबंधित है, सही का चुनाव करिए। हम इसमें दिया है ऑप्शन, समायोजन का उच्च स्तर, राजनीति में रुचि, स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना, काम भावना का अभाव। तो जो इसमें दिया गया है इसमें सबसे उपयुक्त जो है वो स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना,
क्योंकि जब वो किशोरावस्था में बालक होता है तो वो समायोजन का उच्च स्तर जैसे इसमें दिया तो वो समायोजित होना ही नहीं चाहता है, ठीक है। उस लेवल पे उसकी समझ में समायोजन के बारे में बात करना भी बेकार होता है। राजनीति में रुचि ऐसा कुछ नहीं होता, उसको खास समझ नहीं होती, इसलिए वो रुचि किसी विशेष एक विशेष चीज़ में नहीं होती है। जबकि क्या होता है कि वो स्वतंत्र रहना चाहता है और एक विद्रोह की भावना, हर चीज़ का एक विरोध करने की भावना उसमें रहती है। और जो लास्ट करिए काम भावना का अभाव, तो काम भावना का अभाव नहीं, जबकि ये उच्च स्तर पर होती है। नेक्स्ट है रोर्सा का स्याही धब्बा परीक्षण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये प्रक्षेपण विधि का उदाहरण है। रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण आपने बहुत पढ़ा होगा, जिन्होंने बीएड किया है, बीएड और एमए एजुकेशन से किया है तो उनको पता होगा, एमएड किया है तो, क्योंकि रोर्सा एक फेमस परीक्षण है, ठीक है, स्याही धब्बा जो फिजिकली हम करते हैं और बहुत आसानी से भी हो जाता है। नेक्स्ट है संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोगी नहीं है? तो संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए प्रभावी सामाजिक संबंध होना उपयोगी नहीं है, जबकि भाषा पर आधिपत्य, संप्रत्ययों की स्पष्टता, उपयुक्त प्रतिपुष्टि, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये उपयोगी हैं। जबकि प्रभावी सामाजिक संबंध होना, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका प्रभावी सामाजिक संबंध है तो आपका संप्रेषण सही होगा। आप पता लगा बोलना ही नहीं जानते, खूब प्रभाव है समाज में लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, तो उसका कोई संप्रेषण आप कैसे कर पाएंगे किसी चीज़ को? तो वहाँ ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो इसमें विभिन्न धर्मों के बारे में ज्ञान का विकास करना, ये शिक्षा का उद्देश्य जो है ये माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रतिपादित नहीं है। जबकि लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व के गुणों का विकास, राष्ट्रीयता का विकास, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे शिक्षा के उद्देश्य जो हैं ये माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रतिपादित हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से संबंधित नहीं है? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जैसा आपको पता होगा, जिसे राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं, ठीक है, 1948 में बना था। तो इसमें जो है कमीशन ने 25 महीने में अपना कार्य पूरा किया, ये जो है यही गलत है इसमें, क्योंकि यह कथन विश्वविद्यालय आयोग से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके सदस्य थे, सही है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके चेयरमैन थे, सही है, क्योंकि इसको राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है इन्हीं के नाम पे। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करना भी था, ये भी बात सही है। जबकि 25 महीने में कार्य पूरा करने की बात ये गलत है। नेक्स्ट है टी और एफ के संबंध को व्यक्त किया जा सकता है। तो टी और एफ का संबंध क्या है? टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वक्रता ज्ञात करने का सूत्र है? तो वक्रता ज्ञात करने का सूत्र है के यू इज इक्वल टू क्यू अपान P90 माइनस P10। ये जो होता है ये वक्रता ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है। आपको इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है चीज़ें, वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यह महत्वपूर्ण है कि परिकल्पनाओं का निर्माण करना चाहिए। तो परिकल्पनाओं का निर्माण कैसे करना चाहिए? प्रदत्तों के एकत्रीकरण इकट्ठा करने से पहले आपको एक हाइपोथेसिस बना लेनी है। कहने का मतलब जो भी आप पहले कलेक्शन, डाटा कलेक्शन से पहले आपको एक एक हाइपोथेसिस बना लेने, कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो पहले आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आप डाटा कलेक्शन का कार्य करेंगे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है 74, शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करना जबकि वास्तव में सत्य है जाना जाता है। तो ये कैसे जाना जाता है? टाइप 1 प्रकार की त्रुटि, ये टाइप 1 एरर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन बताया गया है कि टाइप 1 एरर कैसे होती है। तो बताया गया कि टाइप 1 प्रकार की त्रुटि तब होती है जब शोधकर्ता निराकरणीय परिकल्पना या शून्य परिकल्पना सत्य होते हुए भी अस्वीकृत कर देता है। अब आपको इसको चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है, ठीक है, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री में आता है? तो प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री में स्लाइड जो है वो प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री का एक माध्यम है, ठीक है, उसमें आता है। बाकी सब ये प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री में नहीं आता है, चाहे मॉडल हो, चाहे स्पेसिमेन हो या चार्ट हो, ये सब नहीं आता है। नेक्स्ट है ICEM उपागम का संबंध किस शहर से है? तो ये आपका मैसूर शहर से है, ठीक है। ICEM उपागम जो है ये
इसका संबंध मैसूर शहर से है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही होता है मैसूर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। मैसूर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, RCEM। नेक्स्ट है, कौन सी विधि सुकरात की शिक्षण विधि है? तो प्रश्नोत्तर विधि। सुकरात की शिक्षण विधि बहुत फेमस थी, प्रश्नोत्तर विधि ये सुकरात की शिक्षण विधि है। सुकरात के बारे में आपने पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस फिलोसफर थे। नेक्स्ट है, एपिडायस्कोप का क्या कार्य है? तो एपिडायस्कोप का दूसरा नाम जो है ओपेक प्रोजेक्टर होता है। ठीक है, इसका कार्य है विस्तार एवं प्रक्षेपण। ये किसी भी चीज़ को बड़ा और जैसे कि प्रक्षेपित करके पर्दे पे वस्तु चीज़ों को दिखाने का कार्य जो है वो एपिडायस्कोप के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि छोटे समूह के लिए नहीं है? तो व्याख्यान जो है वो छोटे समूह के लिए नहीं है। व्याख्यान में क्या होता है, जैसे हम व्याख्या कर रहे होते हैं तो ये बड़े समूह के विषय में विस्तार से समझना होता है। जैसे बहुत बड़ी, जैसे एक बच्चा है तो उसको आप लेक्चर देंगे तो क्या मतलब है, एक बच्चे को आप आराम से कॉपी पेन से भी समझा सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा समूह है तो एक एक को कॉपी या एक जगह कॉपी लेकर के आप लिख रहे हैं उस पर, तो उससे समझ में आएगा नहीं, आपको वहाँ पे खड़ा होकर के लेक्चर देना होगा। तो एक बड़ा जनसमूह आपसे वहाँ पे समझ पाएगा उस चीज़ को। लेकिन जब एक दो लोग, चार लोग हैं तो वहाँ पर आप लेक्चर मीडियम का नहीं, बल्कि वहाँ पे उनको एक सामान्य तरीके से समझा करके चीज़ों को उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट है, अनिर्देशित शिक्षण प्रतिमान दिया। अनिर्देशित शिक्षण प्रतिमान को किसने दिया? तो अनिर्देशित शिक्षण प्रतिमान को कार्ल आर रोजर ने दिया था। ठीक है, इनके अनुसार, इस प्रतिमान के अनुसार बालक में मानसिक शक्तियाँ विद्यमान होती हैं, अतः बालक को शिक्षक के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। और इन्होंने बताया कि बालक अपनी इच्छा के अनुसार स्वतः अधिगम करता है, इसीलिए इसको अनिर्देशित शिक्षण प्रतिमान कहा गया। कि यानी कि बालक को निर्देश देने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर अपने आप मानसिक शक्तियाँ विद्यमान हैं, वो चीज़ें अपने आप करता रहता है। नेक्स्ट है, हिल्डा टाबा ने शिक्षण का कौन सा प्रतिमान? बहुत फेमस है ये हिल्डा टाबा, और ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा भी जा चुके हैं कई अलग अलग एग्जामिनेशंस में। तो इन्होंने, हिल्डा टाबा ने आगमनात्मक प्रतिमान दिया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कक्षा कक्ष में शिक्षक बालकों के सामने अनेक उदाहरण के द्वारा आगमन का मतलब आपको यहीं से आगमन का मतलब है कि पहले आप बाकी चीज़ें बताएंगे, उदाहरण बताएंगे, उसके बाद उदाहरण की सहायता से बालक अधिगम करता है। जबकि निगमन में क्या होता है कि नियम के द्वारा वहाँ पे अधिगम कराया जाता है, नियम पहले बताया जाता है फिर उससे रिलेटेड उदाहरण दिया जाता है। यहाँ उदाहरण बता करके फिर उसका एक सार, उसका एक नियम बताया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक के किस पक्ष को प्रधान माना जाता है? तो प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक के मानसिक पक्ष को, ठीक है, मेंटल जो सेक्शन होता है उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उसको प्रधान माना जाता है। नेक्स्ट है, स्मृति स्तर पर शिक्षण में कक्षा का वातावरण होता है तो कैसा होता है? ये निष्क्रिय होता है। जब हम सोच रहे हों, हमारी स्मृति यानी कि यहाँ पे जो हम चीज़ें हम सीख चुके हैं उसको याद करने पर जोर दिया जाता है स्मृति में। ठीक है, यहाँ संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम पर महत्व दिया जाता है। संकेतों के द्वारा हम उस चीज़ को रिमाइंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे निष्क्रिय, कक्षा का वातावरण, वहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, सब अपना रिवाइज कर रहे हैं और रिवाइज करने के बाद वो चीज़ों को रिवाइज करके बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कक्षा का वातावरण निष्क्रिय होता है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विलंबना का प्रत्यय दिया था। तो सांस्कृतिक विलंबना का प्रत्यय आगवर्ण एवं निम्नकाप में दिया था। ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना मतलब समझ रहे हैं ना, कल्चरल लैग जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार ने निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो ये भारत सरकार के द्वारा 1974 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा थी। हंटर आयोग, जैसा कि आप जानते हैं कि हंटर आयोग जो है वो 1882 में बना था। ठीक है, और इसकी मुख्य अनुशंसा क्या थी कि संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना करना। जैसे कि आप जानते हैं कि सन 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। उस समय भारतीय शिक्षा के लिए एक कमीशन गठित किया गया जिसे हंटर कमीशन कहा गया था। यह भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा गया था इसे। इस कमीशन की मुख्य अनुशंसा थी कि संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना की जाए। नेक्स्ट है, सेवारत अध्यापक शिक्षा का निम्न में से कौन सा उद्देश्य है?
तो इसका उद्देश्य इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी जिसमें कि सेवारत शिक्षकों में कार्य क्षमता का विकास करना, अध्यापकों को शिक्षा में नए शोधों से अवगत कराना, अध्यापकों को पाठ्यक्रम में हुए परिवर्तनों से अवगत कराना, ये सारे कार्य जो होते हैं यही सारे उद्देश्य होते हैं सेवारत अध्यापक शिक्षा के। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण है। तो सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण राज्य, परिवार, धर्म, शैक्षणिक संस्थाएं, मान्यताएं, ये सारी जो हैं ये सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास जैविकीय विरासत है, ये जो सिद्धांत है ये विकास का सिद्धांत नहीं है, जबकि ये सारे बाकी तीनों जो हैं ये विकास के सिद्धांत हैं। विकास का व्यवस्थित क्रम होता है, सही बात है, एक क्रमिक विकास होता है किसी भी, चाहे जीव का हो, चाहे व्यवस्था का हो, ठीक है, चाहे संस्था का हो, क्रमिक विकास होता है। विकास एक व्यक्तिक प्रक्रिया है, जाहिर सी बात है हर इंडिविजुअल का अलग अलग अपना इंडिविजुअल इफेक्ट होता है, उस हिसाब से उसका डेवलपमेंट होता है। जिसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है उसका विकास उस तेज़ी से होता है, जिसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है तो उसका मेंटल या फिजिकल विकास उस तरीके से होता है। नेक्स्ट है विकास के विभिन्न पहलू आपस में संबंधित होते हैं, जाहिर सी बात है कई चीज़ों की कड़ियाँ जोड़ करके फिर डेवलपमेंट होता है, बॉडी का डेवलपमेंट, माइंड का डेवलपमेंट, वो इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा उसमें इफेक्ट होता है। तो ये सारे कई सारे पहलू उसमें को रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 90 नंबर है, नीचे विभिन्न संगठनों के नाम दिए गए हैं जो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार से संबंध है, गलत को छाटिए। तो इसमें पहला ही गलत है, राष्ट्रीय तकनीकी संगठन, ये जो है ये स्कूली शिक्षा में इसका कोई वो नहीं है, जबकि राष्ट्रीय तकनीकी संगठन ये जब आप स्कूली शिक्षा से बाहर आ जाते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे कॉलेज एजुकेशन में जाते हैं, तब इसका महत्व आता है। और स्कूली शिक्षा की अगर बात करें तो केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जिसे एनसीईआरटी कहते हैं, ये सारे जो है आपकी स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए हैं। जबकि राष्ट्रीय तकनीकी संगठन जो है ये आपको हायर एजुकेशन में या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे और उससे ऊपर जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तब इस संस्थान का, इस संगठन का उसमें कहीं ना कहीं कोरिलेशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यथार्थ के ज्ञान की प्राप्ति संबंधित है। तो यथार्थ के ज्ञान की प्राप्ति जो है वो ज्ञान मीमांसा से ही संभव है, ठीक है। नेक्स्ट है CAI मतलब कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंप्यूटर सहायक निर्देश। इसके जन्मदाता जो हैं वो कौन है, वो लॉरेंस स्टोलुरो एवं डेनियल डेविस हैं। लॉरेंस स्टोलुरो एवं डेनियल डेविस CAI के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति देव ऋण से मुक्त हो सकता है। देव ऋण से कैसे मुक्त हो सकता है व्यक्ति, तो कैसे हो सकता है, यज्ञ करके हो सकता है, ठीक है। भारतीय परंपरा में 4 ऋण हैं जिसमें से एक देव ऋण होता है और व्यक्ति जीवन में दान एवं यज्ञ करके देव ऋण से मुक्त हो जाता है। माना जाता है कि यह ऋण भगवान विष्णु का है। पितृ ऋण, ठीक है, देव ऋण और ऐसे 4 ऋण होते हैं जिसमें से यज्ञ करके देव ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। नेक्स्ट है आत्मा का बंधन, भव बंधन और द्रव्य बंधन विचार है। तो ये जो विचार हैं ये सब जैन धर्म के विचार हैं। भव बंधन और द्रव्य बंधन जैन दर्शन के विचार हैं। जैन दर्शन में जीव के बंधन से उसके मोक्ष या कैवल्य तक की यात्रा में विभिन्न सोपान आते हैं। तो आत्मा का ये जो बंधन है, भव बंधन, द्रव्य बंधन, ये सब जैन धर्म के विचार हैं। नेक्स्ट है शिक्षक एक दार्शनिक मित्र तथा पथ प्रदर्शक है जो बालक को अपने ढंग से अग्रसर होने के लिए सहायता प्रदान करता है। यह कथन किसका है, तो ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ये जो परिभाषा है ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है किसने कहा प्रकृति के पश्चात बालक को सामाजिक व्यवहार की धारा के संपर्क में लाना चाहिए। ये कहा था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसीलिए उन्होंने जो अपना विश्वविद्यालय आज जो विश्व भारती के नाम से है, ठीक है, ये जो विश्वविद्यालय भी प्रकृति की गोद में इन्होंने बनाया था। और इनका मानना ऐसा था कि पहले प्रकृति से अवगत कराना चाहिए बालक को, उसके पश्चात सामाजिक व्यवहार की धारा के संपर्क में लाना चाहिए। पहले वो प्रकृति को जाने कि प्रकृति का महत्व क्या है हमारे जीवन में, उसके बाद उसको समाज के महत्व को तो वो खुद ही जान जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम व्यवस्था का संप्रत्यय किसने दिया, तो IK डेविस ने दिया था। शिक्षण अधिगम व्यवस्था का जो संप्रत्यय है इन्होंने सर्वप्रथम इसके बारे में बात अपनी मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग इनकी एक पुस्तक थी उसी में इसकी बात इन्होंने की थी।
IK डेविस ने इस चीज़ को, इस व्यवस्था को दिया था। नेक्स्ट है, अप्रेरणा के सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों में कौन सा एक सही है? तो इसमें आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया, यही वाला सही है, बाकी सब गलत है। जैसे इसमें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है तो ये फ्रायड ने दिया था, जबकि यहाँ यल थॉर्नडाइक है। तो इस हिसाब से बाकी तीनों गलत हैं, केवल अब्राहम मास्लो आवश्यकता सिद्धांत यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, 99 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन शिक्षण तकनीकी विशेषता नहीं है? तो इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से बी विकल्प सही है कि इस तकनीक से समस्त सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। ये जो है, ये शिक्षण तकनीक की विशेषता नहीं है। कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है जिससे कि हम समस्त सामाजिक उद्देश्यों को, अलग अलग उद्देश्यों को देखिए प्राप्त करने के लिए अलग अलग सिद्धांत होते हैं, तो किसी एक तकनीक के माध्यम से हम समस्त सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्ति कर लें, ऐसा संभव फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट है, फ्लेंडर ने कक्षा की अंतःक्रिया को 10 वर्गों में विभाजित किया है। निम्न में से कौन सी क्रिया फ्लेंडर द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है कि मुख्य तथ्यों को श्यामपट्ट पर लिखना, ये जो है ये फ्लेंडर ने प्रतिपादित नहीं किया। बाकी व्याख्यान देना, प्रशंसा या प्रोत्साहन, निर्देश देना, ये सब फ्लेंडर की कक्षा की अंतःक्रिया में हैं, जबकि मुख्य तथ्यों को श्यामपट्ट पर लिखना ये फ्लेंडर के अंतःक्रिया में नहीं है। ठीक है, इसमें आपको पूरा फ्लो चार्ट बना के दिखाया गया है कि फ्लेंडर की अंतःक्रिया 3 भागों में बांटा था उन्होंने, शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन या विभ्रांति। ठीक है, मौन में तो कुछ होगा ही नहीं। छात्र कथन में इन्होंने बताया कि छात्र कथन अनुक्रिया और छात्र कथन स्वोपक्रम, यानी कि उसके द्वारा जो रिएक्ट किया गया और उसके द्वारा अपना जो उपक्रम किया गया। उसके बाद शिक्षक कथन में 2 टाइप में इन्होंने बांट दिया, प्रत्यक्ष वर्ग, अप्रत्यक्ष वर्ग। प्रत्यक्ष वर्ग में भाषण देना, निर्देश देना, आलोचना तथा अधिकार प्रदर्शन, ये प्रत्यक्ष वर्ग में हो गया शिक्षक के द्वारा। अप्रत्यक्ष में जैसे कोई विचार है, कोई बालक कह रहा है तो उसकी स्वीकृति, किसी की प्रशंसा करना या प्रोत्साहन देना उसे। अगला है स्वीकृति या छात्रों के विचारों का उपयोग करना। ठीक है, प्रश्न करना, ये अप्रत्यक्ष वर्ग में हो गया। तो ऐसा इन्होंने 3 भागों में फ्लेंडर ने बांटा था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो इसमें जिज्ञासा और तर्क शक्ति अधिक होती है, ये तो बात सही है, ये तो प्रतिभाशाली बालकों में होता ही है। नेक्स्ट है, सामान्य ज्ञान अधिक होती है, ये भी बात सही है। अगला है, बुद्धि लब्धि 120 तक होती है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है, या ये ऐसा कहें कि इसमें जो टर्मन ने दिया है, टर्मन के अनुसार 140 से अधिक होती है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि। और हास्य बोध अच्छा होता है, ये भी बात, यानी कि जब प्रतिभाशाली है तो उसमें अलग अलग तरीके के तमाम गुण जो हैं वो विद्यमान होंगे। ठीक है, और उसका IQ लेवल 140 एबव होगा, जो कि टर्मन ने बताया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन नंबर 102। इसमें प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तथ्य विशिष्ट बालकों की शिक्षा के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें प्रत्येक क्रिया के द्वारा बालक को उसकी अक्षमताओं का ज्ञान कराना चाहिए, ये नहीं है। ये ऐसा कहीं भी आपको निगेटिव अगर इंस्ट्रक्शन या निगेटिव चीज़ें आ जाएं तो वो आंसर नहीं होगा। यानी कि विशिष्ट बालक है तो आप ऐसा थोड़ी ना है कि प्रत्येक क्रिया के द्वारा बालक को उसकी क्षमताओं का ज्ञान कराना है कि तुम ये कार्य नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे ये पैर सही नहीं है, हाथ सही नहीं है, या इस तरीके की चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें सहज नहीं होंगी उसके लिए। तो ये इसमें ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उद्देश्य इग्नू का नहीं है? इग्नू समझ रहे हैं ना आप, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का उद्देश्य कौन सा नहीं है? प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य की प्राप्ति में सरकार की सहायता करना। तो ये जाहिर सी बात है, आपको यहाँ पर जानना चाहिए कि इग्नू एक डिस्टेंस लर्निंग का संस्थान है जो उच्च शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया। तो प्राथमिक शिक्षा के इसमें बात करना, यही आपको ये यहीं से पता चल जाना चाहिए। जिन्होंने पढ़ाई की है उनको पता होगा कि ये यहीं से आपको गलत दिख जाएगा। नेक्स्ट है, मानव जाति का अध्ययन नृवंश विज्ञान अनुसंधान है, जिसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बात किया जाए तो ये क्या है? अनुसंधान जो क्या है, ये गुणात्मक अध्ययन है। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च, एक टाइप का क्वालिटेटिव रिसर्च है। इसमें क्या होता है कि इसमें मानव जाति का अध्ययन गुणात्मक अध्ययन है। इस प्रकार के अध्ययन में शोधकर्ता समस्या के आंतरिक पहलुओं का व गहराई पर जाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पास उससे संबंधित ज़्यादा तथ्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट है,
मापित मूल्यों की थर्स्टन तकनीक का विकास किया था। यानी कि मापित मूल्यों की थर्स्टन ने जो तकनीक दी थी उसका विकास किसने किया था? तो उसका विकास किया था थर्स्टन, एल एल एवं चेव और एफ जे ने। मतलब तीन वैज्ञानिक थे। थर्स्टन थे, एल एल एवं चेव थे और एफ जे। इन तीनों ने मिलकर के मापित मूल्यों की थर्स्टन तकनीकी का विकास किया था। ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्र चर का अर्थ है। स्वतंत्र चर का क्या अर्थ होता है? तो स्वतंत्र चर का अर्थ है कि जिसका परिचालन किया जा सकता है और आश्रित चर को प्रभावित करता है। ये स्वतंत्र चर जो है वह होता है जो जिसमें प्रयोगकर्ता प्रत्यक्ष रूप से, आइए मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। स्वतंत्र चर वह चर होता है जिसमें शोधकर्ता प्रत्यक्ष रूप से या चयन के द्वारा इस उद्देश्य से हेरफेर करता है कि प्रत्येक प्रभावों का व्यवहार पर अथवा आश्रित चर पर अध्ययन किया जा सके। अर्थात चर वह जिसका परिचालन किया जा सके और आश्रित चर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है शैक्षिक शोध की प्रयोगात्मक विधि किससे संबंधित नहीं है? तो ये तात्कालिक प्रयोग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है सामान्य वक्र की ऊंचाई होती है। तो सामान्य वक्र की ऊंचाई जो है वो वेल शेप्ड होता है। सामान्य वक्र मूलतः क्या होता है? ये बेल शेप्ड होता है। ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है 0.399 होती है। इसकी ऊंचाई जो है वो 0.399 होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा असंभाव्य प्रतिदर्श नहीं है? तो समूह गुच्छ प्रतिदर्श जो है वो असंभाव्य प्रतिदर्श नहीं है। इसमें आपको दिया गया है प्रतिदर्श दो प्रकार के होते हैं, एक असंभाव्य प्रतिदर्श, एक संभाव्य प्रतिदर्श। तो असंभाव्य में आकस्मिक, अंश, उद्देश्यपूर्ण और सुविधानुसार होते हैं, जबकि संभाव्य में अनियत यानी कि रैंडम, वर्गबद्ध, स्ट्रेटिफाइड और गुच्छ यानी कि क्लस्टर। ये इसमें इस प्रकार इनको दो भागों में बांटा गया और उनके अलग अलग प्रकार हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मूलभूत शोध है। तो मूलभूत शोध क्या है? निगमन आगमन विश्लेषण की औपचारिक व क्रमबद्ध प्रक्रिया ही जो है वो मूलभूत शोध है। नेक्स्ट है स्तरित प्रतिदर्श में स्तर स्ट्रेटा निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो स्ट्रेटा यानी कि स्तर जो है वो आश्रित चर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक अध्ययन नहीं है? तो पूर्व यथास्थिति अध्ययन, जैसे पहले ही आपको देख करके ही लग रहा होगा कि पहले से जो यथास्थिति है उसी की स्टडी कर लेना, ये कोई एक क्वालिटेटिव स्टडी नहीं है, बल्कि जो जैसा था वैसी चीज़ें बता देना, ये एक तरीके से गुणात्मक अध्ययन नहीं है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान केंद्रित करती है। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो तुरंत उपयोग पर केंद्रित करती है। नेक्स्ट है शिक्षण के किस पक्ष में मूल्य युक्त उद्देश्य हैं? तो शिक्षण के भावात्मक पक्ष में जो है ये मूल्य युक्त उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में छात्र अधिक सक्रिय रूप से भागीदार हो सकते हैं। तो कैसे? सीखने की प्रक्रिया में अगर आगमन विधि का प्रयोग किया जाए, यानी कि पहले उदाहरण दिया जाए, कोई दृष्टांत उदाहरण आप प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके बाद उसके नियम को बता रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा सक्रियता होगी। ठीक है। वहाँ पे बच्चे आसानी से और सक्रिय रूप से उसमें भागीदार होकर के उस चीज़ का अधिगम कर पाएंगे। नेक्स्ट है पोस्ट हॉक फैमिली का सबसे गंभीर खतरा होता है। तो पोस्ट हॉक फैमिली का सबसे एक्स पोस्ट फैक्टो, ये कई बार आपने इस वर्ड को सुना होगा। तो इसका सबसे गंभीर खतरा क्या होता है कि पूर्व यथा स्थिति अनुसंधान में इसका जो है सबसे गंभीर खतरा जो है वो पूर्व यथा स्थिति अनुसंधान में होता है। जैसे पोस्ट हॉक फैमिली का सबसे गंभीर खतरा पूर्व यथा स्थिति अनुसंधान यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो में होता है, क्योंकि शोध घटना घटने के बाद किया जाता है तथा उसके कारण का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से नहीं अपितु समूह के व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं की जटिल व्यवस्था से है। बहुत बढ़िया परिभाषा है। और यह परिभाषा, ये कथन जो है वो लापियर के द्वारा कहा गया था। लापियर महोदय एक बहुत बढ़िया दर्शन शास्त्री थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि समाज वो नहीं है कि व्यक्तियों का एक समूह है उसे हम समाज कह देंगे, बल्कि उनके बीच होने वाली अंतःक्रियाओं की जटिल व्यवस्था से है। जैसे आजकल जाति के मुद्दे, धर्म के मुद्दे बहुत ज़्यादा समाज में विघटन का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये आपसी समझ को विकसित करके और सबको एक साथ जोड़ करके चलना, ये है समाज। ठीक है। ये सामाजिक व्यवस्था का एक रूप होता है।
ठीक है, वही बात इन्होंने कही थी। नेक्स्ट है, जनतंत्र वह सरकार है जिसमें सब भाग लेते हैं। यह किसका कथन है? तो ये कथन सीले का है। सीले ने कहा था जनतंत्र जनता की सरकारें हैं। अरस्तू ने कहा था, भाई सीले ने तो ये कहा था कि जनतंत्र वह सरकार है जिसमें सब भाग लेते हैं। यानी कि अब जैसे आपके यहाँ डेमोक्रेसी है भारत में, तो हम लोगों के यहाँ डेमोक्रेसी भारत में है, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वोट का अधिकार सबको है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, महिला है, पुरुष है, ठीक है। यानी कि जो भी 18 वर्ष से ऊपर है वो सब वोट का अधिकार है और सब चुनाव में भाग लेते हैं। सबको अपना प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, नेता चुनने का सबको अधिकार दिया गया है। यही लोकतंत्र है, यही जनतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है। अरस्तू ने कहा था कि जनतंत्र जनता की सरकारें हैं, लेकिन ये सब सिद्धांतों में है, कहने की बातें हैं। आप 5 साल के लिए सरकार बना देते हैं, उसके बाद क्या होता है? सरकार अपने हिसाब से काम करती है, ठीक है। जनता की बहुत मूलभूत समस्याएं हैं, उन पे आज कोई ध्यान नहीं देने वाला है, ठीक है। मैजनी ने कहा था कि सबसे योग्य तथा सबसे अच्छे नेतृत्व में सबकी सबके द्वारा उन्नति है। ये इन्होंने बात अच्छी कही थी कि अगर हमें जो मौका मिलता है उसमें अगर हम अच्छा नेतृत्व चुने, ठीक है, और योग्य नेतृत्व चुने, तो हमारी सबकी उन्नति उसी में होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो चाक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, अलिखित पृष्ठ यानी कोरा कागज, ट्रांसपेरेंसीज। तो ये सब जितना आप चाक बोर्ड है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, अलिखित पृष्ठ है यानी कागज है, ये सब क्या है? ये सब हार्डवेयर है, क्योंकि हम इन्हें छू सकते हैं, इन पे हम वर्क कर सकते हैं, इनको हम यानी कि फिजिकली तौर पर हम इनको टच कर सकते हैं, तो ये हार्डवेयर हैं। जबकि ट्रांसपेरेंसीज जो है वो जो है वो हार्डवेयर नहीं है, जबकि एक सॉफ्टवेयर है ट्रांसपेरेंसीज, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे प्रश्न पत्र का 120वां नंबर का क्वेश्चन है, जो कि ये दूसरे पार्ट का अंतिम प्रश्न है और पूरे प्रश्न पत्र का भी अंतिम प्रश्न है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो पुनर्बलन का आकृतिकरण जो है वो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बाकी विलोपन तथा स्वतः पुनः प्रकटीकरण, व्यवधान का सामान्यीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण, ये सब जो है ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। जबकि पुनर्बलन का आकृतिकरण ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ये रहे आज के पार्ट 2 जो आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा। दोनों वीडियो को मिला करके हमने एक पेपर आपका कंप्लीट करा दिया, जो कि राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र की भर्ती परीक्षा 2019 का ये हल प्रश्न पत्र था। आगे ऐसे ही और सारे वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।